मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने YouTube चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग अधिगम के अंतर्गत आज हम भाग 5 को पढ़ाएंगे, जिसमें हम अधिगम के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से इस वीडियो में मुख्य रूप से हम दो मनोवैज्ञानिकों के अधिगम सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पहले मनोवैज्ञानिक है हल और दूसरे हैं गुथरी। तो आइए हम जानते हैं हल के प्रबलन सिद्धांत के बारे में। इसे इंग्लिश में रेनफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है। यहाँ लिखा है हल्स थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक C.L. हल हैं, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनके इस सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। पहला परिकल्पित निगमनात्मक सिद्धांत, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। दूसरा है तार्किक निगमनात्मक सिद्धांत, लॉजिकल डिडक्टिव थ्योरी। तीसरा है आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, नीड रिडक्शन थ्योरी। चौथा है आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। पांचवा है चालक न्यूनता सिद्धांत। छठवां है प्रणोद ह्रास सिद्धांत। सातवां है प्रबलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत। आठवां है जैविकी अनुकूलन सिद्धांत और नौवां उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत और 10वां सबलीकरण सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत में हम आपको बता दें, इस सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें आपको। देखिए, जो हल का प्रबलन सिद्धांत है वो 1942 ईस्वी में जो है प्रतिपादित किया गया था। जब 1942 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया था तो इसमें 16 अभिगृहित थे। कितने अभिगृहित थे? 16 अभिगृहित। और 1953 ईस्वी में इस सिद्धांत में संशोधन किया गया, और जब संशोधन किया गया तो इसमें अभिगृहित की संख्या बढ़कर 17 हो गई। और 1953 में जो संशोधन हल के सिद्धांत में किया गया उसमें 17 अभिगृहित हैं और 133 प्रमेय का उल्लेख किया गया। यानी यदि आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हल के सिद्धांत में कितने अभिगृहित हैं, तो आप बताओगे 17 अभिगृहित हैं और 133 प्रमेय हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हल ने क्या कहा है? देखिए, हल के सिद्धांत के अनुसार या हल के अनुसार हम ये कहें, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य व्यक्ति की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उस कार्य को करना सीख जाता है। इन्होंने कहा हल के सीखने का आधार क्या है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य व्यक्ति की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उस कार्य को करना सीख जाता है। यानी उन सभी प्रक्रियाओं को जिसके द्वारा बालक किसी समस्या का समाधान कर लेता है या अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, उन सभी प्रक्रियाओं को बालक क्या करता है? सीख जाता है। यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक कथन भी दिया है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। जी हाँ, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी आपकी जो आवश्यकता होगी, आवश्यकता की पूर्ति जिस प्रक्रिया के द्वारा होगी, जिस अनुक्रिया के द्वारा होगी, आप उस अनुक्रिया को क्या करेंगे? सीख जाएंगे। देखिए, हल के सिद्धांत के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, हल के अनुसार जब व्यक्ति में कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसमें इस आवश्यकता को कम करने के लिए कई तरह के अनुक्रियाएं करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर हो गया है, जब भी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह अपनी आवश्यकता को कम करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि जब भी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता के कारण क्या होता है? उसके अंदर अंतर्नोद का जन्म हो जाता है, चालक का जन्म हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर चालक का जन्म हो जाता है तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो तनाव में रहता है, और तब तक तनाव में रहता है जब तक कि उसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है तो उसके अंदर भूख अंतर्नोद का उदय होगा और व्यक्ति का शरीर तब तक तनाव में रहेगा जब तक कि उसे भोजन नहीं मिल जाता है। तो इस तरीके से वो अपनी आवश्यकता को कम करना चाहता है। जब आवश्यकता कम होगी तो उसका जो भूख अंतर्नोद है वो भी क्या हो जाएगा? उसमें भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। फिर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है हल के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है एवं उस अनुक्रिया से उसके जैविक आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी जैविक आवश्यकता मतलब दैहिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता यहाँ पर पूर्ति होती है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का साहचर्य जो है मजबूत हो जाता है। हल के लिए पुनर्बलन अंतर्नोद में कमी के समान था। यानी क्या हो, इन्होंने ये कहा है कि जिस अनुक्रिया के
जिस अनुक्रिया के द्वारा उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिस अनुक्रिया के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उस अनुक्रिया को वह सीख जाता है। और इन्होंने ये कहा है जब व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है एवं उस अनुक्रिया से उसके जैविक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो जो उद्दीपक और उसकी अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है वो मजबूत हो जाता है। हल के लिए पुनर्बलन अंतर्नोद में कमी के समान था, यानी जो पुनर्बलन है वो अगर उसे पुनर्बलन मिलता है तो उसके अंतर्नोद में कमी आ जाती है। यानी जो है भूख अंतर्नोद के लिए जो भूख अंतर्नोद जो होगा उसके लिए जो यदि भोजन मिल जाएगा, जिसे भूख अंतर्नोद जिसमें उत्पन्न हुआ है और उसे जब भोजन मिलेगा तो उसका जो भूख अंतर्नोद है वो उसमें कमी आ जाएगी। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि उसका जो अंतर्नोद होगा वो संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, हल के सिद्धांत में 17 अभिगृहित हैं, 133 प्रमेय का उल्लेख किया गया है, इसे आपको हमने ऊपर पढ़ा दिया है। देखिए अगला पॉइंट है हल के सिद्धांत में क्या बताया गया है। हल के अनुसार किसी परिस्थिति में किसी अनुक्रिया के उत्पन्न होने की संभावना दो कारकों पर निर्भर करती है। यानी किसी परिस्थिति में कोई जो प्राणी जो अनुक्रिया करता है उसकी अनुक्रिया करने की जो संभावना होती है वो दो कारक पर निर्भर करती है, एक अंतर्नोद पर, ड्राइव पर या डी पर, एक आदत शक्ति पर यानी हैबिट पर। और उन्होंने ई डी और एच में संबंध दिया, ई = डी × एच, जहाँ ई अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति है, डी अंतर्नोद है और एच आदत शक्ति है। हल ने अपना प्रयोग बंदर पर किया था और बिल्ली पर भी किए थे। यहाँ पर देखेंगे अगला सिद्धांत हम गुथरी का सिद्धांत। देखिए गुथरी का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक E.R. गुथरी हैं। आपको हम बता दें कि गुथरी का सिद्धांत पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जबकि थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर एवं हल का सिद्धांत पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए गुथरी के सिद्धांत है क्या। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य है पुनर्बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता है, बल्कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच सामीप्यता के आधार पर होता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच जो संबंध का आधार है वो जो है सामीप्यता है। यानी ये कह सकते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य स्थापित होता है वो सामीप्यता के आधार पर होता है, ना कि पुनर्बलन के आधार पर। अब देखिए अपने सामीप्यता नियम में इन्होंने क्या कहा था। गुथरी ने अपने सामीप्यता नियम में यह स्पष्ट किया था, जब प्राणी किसी परिस्थिति में कोई अनुक्रिया करता है बाद में जब भी वह उसी परिस्थिति में पुनः होता है वह उसी अनुक्रिया को फिर करता है। जी हाँ, ये सत्य है कि जिस परिस्थिति से आप पहले गुजर चुके हैं वहाँ पर जो आप अनुक्रिया करके अपनी समस्या का समाधान किए हैं, यदि वैसी परिस्थिति आपके सामने पुनः होगी, आप उस जैसी अनुक्रिया को करके आप पुनः उस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। देखिए तो यही यहाँ पर बताए हैं। गुथरी ने ये कहा है कि जब प्राणी किसी परिस्थिति में कोई अनुक्रिया करता है और बाद में जब वह उसी परिस्थिति में पुनः होता है जिस परिस्थिति में पहले था, तो वही अनुक्रिया वह फिर करता है। अब यहाँ ध्यान देंगे अगला, गुथरी के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुथरी के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य है मात्र एक प्रयास से ही अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि बालक अपनी समस्या के समाधान में जब पहली अनुक्रिया करता है तो वह पहली अनुक्रिया पर ही अपनी अधिकतम शक्ति पर पहुंच जाता है। यानी वह उस समस्या के समाधान के करीब जो है पहुंच जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। गुथरी के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य मात्र एक प्रयास से ही अधिकतम शक्ति से पहुंच जाता है। बल्कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में इस बात का जिक्र किया था कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसके लिए अनेक अनुक्रियाएं करता है।
क्या करता है, अनेक अनुक्रियाएं करता है। और टालमैन ने क्या बताया था, टालमैन ने ये बताया था जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह समस्या का समाधान करने के लिए सबसे लघुतम पथ को अपनाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब देखिए गुथरी ने नवीनता नियम दिया था। गुथरी के नवीनता नियम के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति में अनेक अनुक्रियाएं करता है। इनमें से जो अंतिम अनुक्रिया होती है उसी को प्राणी पुनः दोहराता है यदि उसे भविष्य में उसी तरह की परिस्थिति में रखा जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इनका नवीनता नियम है। देखिए नवीनता नियम में इन्होंने ये कहा है कि जब प्राणी किसी परिस्थिति में अनेक अनुक्रियाएं करता है, इनमें से जो अंतिम अनुक्रिया होती है उसे वह सीख जाता है और उसी अनुक्रिया को प्राणी पुनः दोहराता है यदि उसे भविष्य में उसी तरह की परिस्थिति में रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी समस्या का समाधान करने में जब प्राणी ने जो अंतिम अनुक्रिया की थी जिससे उसका समाधान हुआ है, उस अनुक्रिया को वो दोबारा दोहराता है बशर्ते कि वैसी अनुक्रिया उसे भविष्य में मिल जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करेंगे कि गुथरी के अनुसार पुनर्बलन सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी गुथरी के अनुसार पुनर्बलन क्या है, सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि सीखी गई अनुक्रिया का विलोपन होने से बचाने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। यानी आपने जो सीखा है वो उसका विलोपन ना हो, उसके लिए जो है क्या है, पुनर्बलन आवश्यक है, जो है ना कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। देखिए गुथरी ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और बिल्ली को इन्होंने पहेली बक्स में जो है बंद कर दिया था और पहेली बक्स जो शीशे का बना था और इसमें ये व्यवस्था थी कि यदि बिल्ली का कोई भी अंग स्पर्श करता तो पहेली बक्स स्वतः ही खुल जाता था। तो इसमें जब कई बिल्ली को इसके अंदर रखा गया और देखिए जब वो बाहर आने के लिए उन्होंने प्रयास किया, किसी ने पंजे को टच किया और जो है पहेली बक्स खुल गया और वो बाहर आ गया। तो देखा गया ये कि जब उसको जो है पुनः प्रयोग के लिए उसके अंदर रखा गया तो वह अपने पंजे को टच करके जो है उस पहेली बक्स को खोल लिया और बाहर आ गया। और जिस बिल्ली ने अपने शरीर को रगड़ करके पहेली बक्स को खोला था, उसको जब फिर पुनः रखा गया उस जो है पहेली बक्स में, तो पुनः उसने जो है वो अपने शरीर को जो है पहेली बक्स में जो है रगड़ कर जो है उस बक्स को खोल दिया, यानी खुल गया बक्स और बाहर आ गई। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कोई भी प्राणी अपनी जो अंतिम अनुक्रिया यानी अंतिम अनुक्रिया को दोहराता है बशर्ते कि वैसी परिस्थिति उसे पुनः प्राप्त हो। यानी बिल्ली जो है जिस ढंग से यानी पहले जो है बाहर आई थी, जब उसी परिस्थिति अर्थात उसी पहेली बक्स में पुनः उसको जब रखा जाएगा वो ऐसी अनुक्रिया उसी ढंग से अनुक्रिया करके पुनः हो जो क्या है वो बाहर आ जाएगी। तो ये गुथरी का सिद्धांत था। और दूसरा पहला सिद्धांत हमने इसमें हल्का सिद्धांत पढ़ाया है और दूसरा जो है हमने गुथरी का सिद्धांत पढ़ाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ही सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। यदि ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गए हों तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दें, जिससे आपको जब भी हम जो है मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।